Brought to you by MDH मसाले। आज सुबह सुबह नेपाल में जो हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक पहाड़ों पर ग्लेशियर फटा और इसके बाद सैलाब नेपाल पर मौत बनकर टूटा। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल में तबाही के 5 खौफनाक वीडियोस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जो पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए जिसमें लोग जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत आप देखिए, सैलाब का तांडव देखिए। एक सड़क है, आसपास आपको कई इमारतें और गाड़ियां आपको नजर आएंगी, लेकिन कुछ सेकंड में ही वहां का मंजर देखिए आप। विनाशकारी बाढ़ कैसे आती है और सड़क और उस इमारत को तिनके की तरह बहा कर ले जाती है। आप सोचिए कि लोगों को संभलने के लिए मिनट छोड़िए, सेकंड तक नहीं मिला और सब कुछ खत्म। और जब बाढ़ का पानी आगे बढ़ा तो सब कुछ सपाट। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आपने देख ली, दूसरी तस्वीर ये कैसे ये पानी, ये सैलाब कैसे आगे बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि दोनों तरफ पहाड़ और बीच में नदी। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे मौत बनकर ये पानी आएगा और उसका सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। ये देखिए सैलाब कैसे मौत बनकर आया। अब जो नदी के किनारे आसपास के जो घर थे वो सब कुछ खत्म हो गए। लोग वहां से भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और ये पावर प्रोजेक्ट, ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर आप देखिए। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग वहां पर ऐसे 13 हैं, जिसमें से कुछ चल रहे थे और कुछ ऐसे थे जो कि बन रहे थे। लगभग 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। 748 मेगावाट इनकी क्षमता थी। कई इलाके इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है। सब कुछ अपने साथ इस सैलाब ने खत्म कर दिया है। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, चौथी तस्वीर। अब आप गौर से देखिएगा। अचानक से ये बाढ़ का पानी आता और उसके बाद आसपास जो मकान हैं, इमारतें तो आपने देखी पहली तस्वीर, और ये देखिए कुछ मकान हैं जो कि बह गए। मतलब यहां पर आप सोचिए कि मतलब आज सुबह इस बाढ़ के सैलाब के पहले तक इमारतें थी, कस्बे थे, गांव थे, जिंदगी थी। लेकिन अब जहां जहां से इस सैलाब ने अपना रुख किया है वहां कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका है। अब आपको 5वीं तस्वीर दिखाता हूं। 8 सेकंड में आप देखिए ये पुल कैसे खत्म हो गया। ये पुल जो लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र जरिया साधन था इस इलाके के लोगों के लिए, अब ये देखिए ये पुल कैसे खत्म हो गया। आप देखते जाइएगा, 8 सेकंड में ये पुल खत्म हो गया। मतलब इस पानी का वेग, इस सैलाब का वेग इतना ज्यादा था, जो वर्षों से खड़ा ये पुल था जो आप देख रहे हैं कि तिनके की तरह बह रहा है, ये खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि उस इलाके की क्या तस्वीर होगी। हालांकि फिर से इसको बनाया जाएगा, लेकिन काफी समय लग जाएगा। फिलहाल तो वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तो नेपाल में आज नदी के रास्ते जो तबाही आई है वो कैसे आई? आपके मन में सवाल है, कब आई, कहां से आई? तो देखिए, सैलाब के अटैक की ये तस्वीर चीन नेपाल सीमा की है। सैलाब ने ऐसा प्रहार किया कि पूरा चेक पोस्ट ही गायब हो गया। सैलाब ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। लहरों के सामने इमारत भी बौना बन गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को घरों को छोड़कर पहाड़ी की तरफ भागना पड़ा। ओहो, पूरा डैम फूट रहा है। रिहायशी इलाके में सैलाब के प्रहार का यह सबसे पहला वीडियो है। पानी ऐसे आ रहा है मानो अभी अभी किसी ने डैम खोल दिया है। देखते ही देखते भोटे कोशी नदी उफान पर बहने लगी। पानी लोगों के घरों में घुस गया। महज 40 सेकंड में लोहे का पुल तिनके की तरह बह गया।
लो तिरछुली बाजारे को आया लो ऐसा लग रहा है कि डैम यहीं पर बना था और अभी अभी टूटा है। नदी के किनारे मौजूद घर देखते ही देखते नदी में समा गए। अब ये समझ लीजिए कि नेपाल में सैलाब आया कैसे। तिब्बत में ग्लेशियर फटा, जिसका पानी तिब्बत और नेपाल में बहने वाली भोटे कोशी नदी में पहुंचा। नेपाल के रसुआ आते आते सैलाब तबाही का बम बन गया। रसुआ में तबाही मचाने के बाद पानी गोरखा, नुआकोट, धादिर और चितवन पहुंच गया। नेपाल के लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि तिब्बत में ऐसा कुछ होगा जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। सैलाब के इस खौफनाक रूप को देखकर लोग डरे हुए हैं। सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां बैक, एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, जबकि दूसरी गाड़ी टीन शेड घर में पार्क है। लेकिन सैलाब की मार को न तो गाड़ियां झेल पाई, न ही टीन शेड घर। लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके आशियाने को सैलाब निगल रहा है। किनारे मौजूद इन घरों को देखिए, अभी ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में सैलाब इन सभी घरों को निगल गया। नेपाल के रसुआ में जब सैलाब का पानी उतरा तो इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखती। जहां पहले एक के ऊपर एक घर दिख रहे थे, अब चारों तरफ खुला मैदान दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2-4 इमारतें ही नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में ही मची है। टिमरू बाजार और भंसार क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार और नेपाल में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में नेपाल के चितवन से सैलाब के पानी के आने की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस हादसे में नेपाल में अभी तक मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हादसे का वीडियो सामने आ रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। नेपाल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, उसे देखकर रूह कांप जा रही है। बीते 10 सालों में कुदरत के कहर की इतनी खौफनाक तस्वीरें नहीं देखी गई। इससे पहले याद होगा आपको 2013 केदारनाथ आपदा के दौरान कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखी थी, और अब 13 साल के बाद एक बार फिर से खौफनाक जल प्रलय आया है। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तिब्बत पर चीन का कब्जा है, और जब तिब्बत से सैलाब नेपाल की तरफ बढ़ा तो चीन ने बताया क्यों नहीं? नदी किनारे गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं, नदी शांत है, लेकिन लोग भाग रहे हैं। जल प्रलय की आहट सुनकर लोग भाग रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सैलाब अटैक कर देता है। ऐसा लगता है किसी ने मिसाइल दाग दी है। इमारत के नीचे और ऊपर से सैलाब हमला कर देता है। पार्किंग में खड़ी बस किसी खिलौने की तरह बहने लगती है। पार्किंग की दीवार टूट जाती है। इमारत भी सैलाब की मार को झेल नहीं पाता। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो जाता है। पूरा इलाका समतल मैदान बन गया। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 400 तीर्थयात्री ठहरे थे। इनमें करीब 93 नेपाली नागरिक थे, बाकी सभी भारतीय थे। बुधवार दोपहर 3 बजे इन्हें नेपाल चीन सीमा को पार कर कैलाश मानसरोवर जाना था, लेकिन उससे पहले ही सैलाब आ गया। नेपाल में कितनी भीषण तबाही मची है, इसका अंदाजा इस एक और वीडियो से लगा सकते हैं। ये तस्वीर नेपाल के रसुआ बाजार की है। बाईं तरफ नदी के दोनों ओर घनी आबादी दिख रही है। ये सैलाब के आने से पहले की तस्वीर है, और दाईं तरफ जो तस्वीर है वो सैलाब आने के बाद की तस्वीर है। पूरा इलाका साफ हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि पानी की रफ्तार कितनी होगी और सैलाब कैसे नदी के दोनों तरफ करीब 500 मीटर के इलाके में बने घरों को बहा ले गया। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को स्कूल वैन के अंदर से बनाया गया है। बच्चे स्कूल वैन में हैं, तभी नदी में सैलाब आ रहा है।
बच्चे डर की वजह से चीख रहे हैं। आसपास खड़े लोग भी डर की वजह से भाग रहे हैं। भोटेकोशी नदी तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करती है। दावा किया जा रहा है कि तिब्बत में कुछ दिनों पहले एक कृत्रिम झील बन गई थी। झील का रास्ता बड़े बड़े चट्टानों ने रोक दिया था। इसी कृत्रिम झील के टूटने से एकाएक पानी नदी में आया और नदी के रास्ते में आने वाली जगहों को बर्बाद करता चला गया। तिब्बत में भोटेकोशी नदी 81 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद ये नदी रसुआ में नेपाल में एंटर करती है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह 8:22 पर भूकंप आया था। गोसाई कुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसी के बाद ग्लेशियर टूट गया, जिसकी वजह से कृत्रिम झील टूट गई। ये पानी जब नेपाल के रिहायशी इलाके में पहुंचा तो भी जल दैत्य बन गया। 81 किलोमीटर तक सैलाब बहता रहा, लेकिन चीन ने नेपाल को कोई जानकारी नहीं दी। तिब्बत में भूकंप के बारे में भी चीन ने नेपाल को कुछ नहीं बताया। चीन 45 मिनट तक बाढ़ की जानकारी को छिपाए रखा। अगर समय रहते खतरे का मैसेज नेपाल को मिल जाता तो नेपाल अलर्ट हो जाता। चीन की धोखेबाजी के कारण नेपाल में सैकड़ों लोगों की जान गई है। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने गई, इसका सही आंकड़ा सामने आने में अभी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। संभल में हुई हिंसा ने दशकों से दफन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत को फौलाद की तरह बाहर निकाला था। शाही जामा मस्जिद के सामने आगजनी, पथराव, क्या नहीं हुआ था। और आज उसी शाही जामा मस्जिद इलाके में बुलडोजर एक्शन के नाम भर से ही अवैध कब्जाधारियों की रूह कांप उठी। संभल प्रशासन ने मस्जिद के सामने 36 लोगों को अवैध मकान और दुकान पाए जाने पर नोटिस थमा दिया। 6 दिन का वक्त दिया गया है। नपाई हो गई है, जिसके बाद तुड़ाई होगी। ऐसे में मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। पैमाइश वगैरह तो कर ही रहे हैं। इससे पहले भी पैमाइश हुई थी, अब दोबारा हुई। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। अकेले संभल में हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हाथों में इंची टेप है, पैमाइश हो रही है, नपाई तेजी से जारी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल के उस इलाके की जिसे दंगाइयों ने जलाने की कोशिश की थी। विवादित शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने की ये वही सड़क है जहां आज से करीब 2 साल पहले हिंसा ब्रिगेड हाथों में पत्थर और जहन में नफरत लिए उतरी थी। लेकिन अब संभल 2 साल पहले जैसा नहीं है और अगले कुछ दिनों में संभल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विवादित शाही जामा मस्जिद इलाके में बिना नक्शा पास कराए कई दुकानें और मकान बनाए गए हैं। उन्हें 12 वफात से एक दिन पहले ही योगी प्रशासन ने नोटिस पकड़ा दिया है। प्रशासनिक अधिकारी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अधिकारी मस्जिद के सामने बने मकान और दुकानों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। कुल 36 ऐसे प्रकरण चिन्हित हुए हैं और उनको आज हमने नोटिस तामील कराया है। सभी को हमने 7 दिन का समय दिया है कि आप 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करें। इलाके के चिन्हित अवैध दुकानों और मकानों की मार्किंग हो चुकी है। नोटिस भी मिल चुका है, जिसके बाद उनके चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि अवैध निर्माण को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 7 में से 1 दिन निकल भी चुका है। नपाई कर ली गई है। अब इन अवैध दुकानों के मालिकों और अवैध मकान मालिकों के पास केवल 6 दिन बाकी हैं। अगर वैध दस्तावेज दिखा पाए तो ठीक, नहीं तो तुड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोगों ने नक्शा उपलब्ध भी कराया है उसमें भी देखा गया कि क्या जो नक्शा पास है उस हिसाब से निर्माण किया गया है, नहीं किया गया है, और जिनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया उसमें हम अपील लिख कर दिए थे। चौधरी सराय से टंडन चौराहे का एरिया हम लोगों ने देखा था, तो एक पोर्शन उसमें आ रहा है जिसमें पीछे की जो दुकानें हैं और कुछ मकान हैं, वो 20 से 22 दुकानें हैं उसमें और कुछ मकान हैं। योगी प्रशासन इन अवैध दुकानों मकानों को तोड़ेगा
फिर यहाँ संबल महायोजना 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम होगा। जहां भाईजान ने कब्जा जमाया था, वहां चौड़ी सड़क संभल की सूरत को बदल कर रख देगी। अब भाईजान अपनी दुकानों के पाक साफ होने का दावा ठोक रहे हैं। से भी है और बनाने के लिए आपके पास मतलब पूरे दस्तावेज दिखाए जाएंगे। 6 दिन बाकी हैं। उसके बाद विवादित जामा मस्जिद के करीब योगी का बुलडोजर कभी भी आकर ब्रेक लगा सकता है। प्रशासन ने ये आसपास का जो इलाका है, मैं यहाँ पर इस मौके पर मौजूद हूँ, 22 से अधिक दुकानों की यहाँ फरमाइश की गई है। फिलहाल जो इलाके के लोग हैं उनका दावा है कि उनके पास अपनी दुकान या मकान जो भी है उसके पूरे दस्तावेज हैं। शाही जामा मस्जिद इलाके में 36 लोगों को योगी प्रशासन नोटिस दे चुका है। डेडलाइन खत्म होने का दिन है 31 अगस्त। उसके बाद बुलडोजर एक्शन का वक्त आएगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो से मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से। योगी प्रशासन की सख्ती देख इलाके के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो कारोबार पर असर की दुहाई दे रहे हैं। कारोबार पे असर क्या है, मतलब इफेक्ट तो पड़ता है क्योंकि थोड़ा पब्लिक डर जाती है, मतलब क्या है इस बारे में क्या हो रहा है। दुकानें खत्म हो जाएंगी, कारोबार ही खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों को थोड़ा भी शक हो वो बुलडोजर से बच जाएंगे। वो काशी में दाल मंडी का हाल देख लें। यहाँ सड़क बनानी थी तो 187 घर, दुकान और मस्जिदों को हटा दिया। हिंसा के बाद वो बुलडोजर ही था जिसके दम पर प्रशासन संभल में कूप, बावड़ियों, मंदिरों का सच सामने ला पाया। उसके बाद अवैध मस्जिद, मदरसों की पैमाइश के बाद कई जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। अब बारी शाही जामा मस्जिद इलाके की है जहां शुद्धिकरण की तैयारी में बुलडोजर है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में 12 वफात के जुलूसों और आयोजनों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए योगी फोर्स ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। बावजूद इसके एक जिले में 12 वफात जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे, वो भी लाउड स्पीकर पर। अब सवाल है कि 12 वफात के नाम पर खुराफात वाली साजिश बार बार क्यों दोहराई जा रही है। नबी की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई, लेकिन इस मजहबी नारे के साथ गोंडा के कट्टरपंथी ने सीएम योगी की शान में जरूर गुस्ताखी कर दी। क्योंकि 12 वफात में कोई खुराफात ना हो, किसी तरह से माहौल खराब ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बावजूद इसके गोंडा में 12 वफात के जुलूस में मजहबी नारे के जरिए भीड़ को उकसाने की कोशिश हुई। लाउड स्पीकर पर एक शख्स सिर तन से जुदा का नारा लगा रहा है और उस भीड़ में शामिल और कोई नारा दोहराते हुए सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के बाद जुलूस में नारे लगाने वाला कट्टरपंथी योगी फोर्स की रडार पर है और उसकी इस गुस्ताखी की सजा योगी फोर्स देगी। विवादित गाने के बाद मोतीगंज पुलिस ने तत्काल खबर का संज्ञान लेते हुए आरोपी रियाज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्योंकि ये लगातार तीसरा साल है जब 12 वफात के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। साल 2024 में बरेली में मौर्या गली में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया था। 2025 में 12 वफात पर ही कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर लगे थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों। जिस तरह गोंडा में 12 वफात के जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं, शायद यही वजह है कि 12 वफात यानी ईद मिलाद उन नबी के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि हालात काबू में रहे। हाथों में लोग झंडा बैनर लिए हुए हैं। जिस तरह से हर साल जुलूस निकालते हैं उसी तरह निकाला जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो यहाँ पर लगाए गए। अभी फिलहाल जुलूस निकलने वाला है। पुलिसकर्मी जैसे जुलूस निकलेगा तुरंत जुलूस के साथ निकलेंगे। तमाम पुलिस फोर्स आपको दिखाते हैं पीछे। Brought to you by MDH मसाले।